है कि सोनीवाल जी के नेतृत्व में किसी एक कारखाने का निर्माण किया है क्या आपने? दूसरी बात, 6 दिनों में चाय बागान और मजदूरों की मजदूरी 880 रुपये से 881 रुपये किया है क्या आपने? तीसरी बात, आप ये बताइए आर्थिक उन्नति दर बढ़ा है या घटा है? आर्थिक समृद्धि का आंकड़ा ये आपकी सरकार का ही आंकड़ा है कि आप 6.5% के नीचे आ गए हैं। चौथी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप विकास के एजेंडे को लेकर जिन जिन मुद्दों को आपने गिनाया था असम में 5 वर्षों में किसी एक बिंदु पर भी चर्चा की है आपने क्या? केंद्र में आपकी सरकार है, आपको याद होगा असम चाय निगम लिमिटेड जो आप ही की सरकार में बंद कर दिया गया, याद दिलाऊं, वाजपेयी जी की सरकार में। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आती है महोदय, कांग्रेस का नाम विकास है। कांग्रेस विकास को मारती नहीं है। 2006 में हमने इसको पुनर्जीवित किया। लोकतंत्र में सत्ता में आ जाना, पॉलिटिकल साइंस में एक डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। राजनीति शोर शराबों का खेल है। अगर इसी खेल में आप सत्ता में आ जाते हैं और जनता के एजेंडा को और बुनियादी मुद्दों को गौर कर देते हैं महोदय, सत्ता दीर्घकालिक नहीं रहेगी आपकी, आपका जाना तय है। आप राज्यों की स्थिति देख लीजिए। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मिश्रा जी, आपको भी अपील करनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री, वो दल के नेता के बाद देश के प्रधानमंत्री है पहले, उन देश के प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव में पूरी ताकत के साथ बंगाल में लड़ गए और नारा क्या था? दीदी और दीदी। आपको तो ठीक है। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। आर के मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है जिस तरीके से लगातार माफ करिएगा इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आर के मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है क्योंकि आपको पता चले पश्चिम बंगाल में भी काउंटिंग लगातार जारी है। कुल्टी से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु की बड़ी बढ़त सामने देखी जा रही है। सियासी उलटफेर लगातार जारी है। बंगाल के बरवानी से टीएमसी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजकीय रणक्षेत्र के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता चले कुल्टी से जहां बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बढ़त बनाने में एक बार फिर से कामयाब हो चुके हैं। यानी कि आपको बताते चले सुबह से उलटफेर लगातार जारी है। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई और जब से शुरुआत हुई तो रुझानों में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बताते चले पहले शुभेंदु अधिकारी आगे हुए और उसके बाद अब ममता बनर्जी की खबर आई थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे हो चुकी हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त हासिल की है। नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। उसी गढ़ से आपको बताते चले चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए ममता बनर्जी भी उतरी हैं और उसी को देखते हुए ममता बनर्जी जहां आपको बताते चले 2 पायदान आगे हो चुकी थी शुभेंदु अधिकारी से, तो अब आपको बताते चले 3 पायदान आगे यहां पर नंदीग्राम से होते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 292 सीटों के सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझान इस वक्त जो है टीएमसी के पाले में भले ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासी उलटफेर लगातार जारी है। तृणमूल 207 सीटों पर बना हुआ है तो बीजेपी प्लस जो है वो 82 सीटों पर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों उतरे। शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त हासिल कर ली। आर के मिश्रा जी कुछ कह रहे थे। जी पल्लवी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि अभी मैं कांग्रेस का एक बहुत बड़े नेता है राशिद अलवी साहब, और उन्होंने बंगाल के परिप्रेक्ष्य में एक वाक्य उन्होंने कहा है जो कि बीजेपी को हरा दिया गया। मैं बहुत खुश हूं इस चीज के लिए। तो मुझे एक चीज बड़ा आश्चर्य होता है, जो बीजेपी को हरा दिया गया और इसके लिए खुश होना है। मेरा यही कहने का मतलब है, अगर बीजेपी के खुश होने से, हारने से आप ज्यादा खुश हो रहे हैं, या कांग्रेस का आपका यहाँ पर अगर अस्तित्व बनता, आपका आधार मजबूत होता, उसके ऊपर में आप ज्यादा खुश होते, तो ये है बड़ी विडंबना जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के
भाजपा के हारने से खुश होती है। हमारा कहने का मतलब यही है, जो पार्टी कोई भी हो, जो वास्तविक ढांचा है, जो बेसिक ढांचा है, चाहे बुनियादी सुविधा, उस चीज को कभी नगण्य न करे, उस चीज को असाइड न करे, उस चीज को सबसे पहले आगे, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है और उनके विश्वास को बना करके रखना, उनके विश्वास को लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। देखिए, चुनाव एक आदमी खड़ा होता है, जीतता कोई एक ही है। चाहे वो असम का परिप्रेक्ष्य ले लें, चाहे केरल का ले लें, चाहे आपका असम बंगाल का ले लें, चाहे कहीं का भी ले लें, चुनाव एक व्यक्ति खड़ा होता है और एक व्यक्ति ही जीतता है। तो इसीलिए हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आपका जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के आप कितना आगे आते हैं, जनता की बातों को कहां तक आप समस्याओं को लेकर के आप जाते हैं, उसका हल किस तरह से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो 5 राज्यों का जो चुनाव था, इसमें सारा फोकस जो पार्टियों का था वो बिल्कुल इन 4 स्टेटों में था, बंगाल में बिल्कुल नहीं था। अगर आप देखें 2001 से लेकर के 2001, 6, 11 में हमारे पास 0 सीट थी। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, 0 सीट थी। 2016 में हमने 3 सीट हासिल की और अभी 2021 में हम 80+ पे चल रहे हैं। हालांकि अभी और इसमें एडिशन होगा इसमें, क्योंकि ये रुझान है और एक शुरुआती रुझान है जो 4 घंटे का है, अभी 6 घंटे की काउंटिंग अभी और है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए काउंटिंग की रफ्तार भी सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है, उसको उसी हिसाब से बढ़ाया जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ सारी चीजों को किया जा रहा है। और लंबा इंतजार कहीं ना कहीं आर.के. मिश्रा जी आपको भी करना पड़ सकता है। मनोज तिवारी जी, हो सकता है सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल जाए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, लगातार उलटफेर हो रहा है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, उसके बाद ममता बनर्जी चली, और जैसे आर.के. मिश्रा ने कहा कि क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी मैंने जानकारी दी, अखिलेश यादव ने एक तरफ तंज कसा प्रधानमंत्री पर कि दीदी और दीदी, अब पता चल गया दीदी कौन है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी को बधाई दी। आर.के. मिश्रा जी ने कांग्रेस के नेताओं का भी जिक्र किया, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो ये सोचती है कि ठीक है हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी भी हारी है। तो मनोज तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कांग्रेस अपनी जीत से ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण क्या ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कोई भी जीत जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए? मनोज तिवारी जी, देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस की अपनी एक नीति है, अपनी सोच है। मैं राशिद अल्वी साहब के बयान को मैंने नहीं देखा, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं। यहाँ तक सवाल एक कांग्रेसी होने के नाते निश्चित रूप से हमारे लिए आत्ममंथन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जीवंत राजनीतिक लोग हैं। हम देश के परिप्रेक्ष्य में और देश के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग सत्ता में नहीं रहना और सत्ता में 30 वर्षों से नहीं रहना। मैं आर.के. मिश्रा जी से शालीनता भरा सवाल करता हूँ कि जो पार्टी, जो दल 30 वर्षों से किसी राज्य की सरकार में ना हो, उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ अगर चुनाव लड़ते हो, तो इसको दलीय प्रतिबद्धता और दल की सोच के प्रति वफादारी कही जाती है, और ऐसे ही दल को जीवंत कहा जाता है। अब आप यह परिणाम की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुश होती है, लाजमी है, लाजमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है एक दूसरे का ओपोनेंट्स है, विरोधी है, तो चुनाव हारना हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है। भाजपा अगर हारेगी तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय दल और एक विरोधी दल होने के नाते हमें अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लोगों ने पसंद, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सही है। आप राष्ट्रीय पार्टी के मनोज तिवारी जी बात कर रहे हैं, आर.के. मिश्रा जी आप आर.के. मिश्रा जी जवाब भी देना चाहते हैं। मैं आर.के. मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले मनोज तिवारी जी, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, इस वजह से प्रतिद्वंदी है, इस वजह से हम खुश भी हो सकते हैं, ना खुश भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात है तो ममता बनर्जी भी आ रही हैं 2024 में, ऐलान तो उन्होंने कर ही दिया था, आऊंगी मैं भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगी, लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी आकर के, तो प्रतिद्वंदी तो वो भी हो गए। अभी आप बधाई दे रहे हैं, महागठबंधन में बैठे हुए थे पहले। इसमें बुरा क्या है? लोकतंत्र में ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री बनने का हक है। मैं कह रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी घोषित कर अपने आप को उम्मीदवार बता रही है, तो इससे कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ने वाला है?
मैं कहता हूँ कांग्रेस के लोग कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ जनता के बीच जाएंगे। आज नहीं कल फिर चुनाव होगा। अगर हमारे एजेंडे को, हमारी सोच को इस देश की जनता ने पसंद किया तो पुनः हम सत्ता में वापस आएंगे। अब रही बात, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोविड का संक्रमण का मामला, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की मनोज तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। मनोज तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो चुनावी परिणाम है वो विधानसभा चुनाव के 2021 की, वो जरा सा अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि लगातार अपडेट सामने आती जा रही है और सबकी निगाहें इस वक्त 5 राज्यों पर अगर टिकी हुई है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं टिकी हुई है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि बीजेपी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी जमीनी पकड़ बनाने में बेहतरीन तरीके से मजबूत हुई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, आसनसोल से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो आपको बता दें आसनसोल से सबसे आगे बढ़त बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं मात देते हुए नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम की नंदीग्राम हॉट सीट, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोक रही है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पीछे होती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे हो रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो भी हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के टिकट से चुनावी रणक्षेत्र में उतरे थे इस महाकुंभ को, इस महाक्षेत्र को जीतने के लिए, और आपको बताते चले वो अब आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी से पीछे हो चुकी हैं सीधे तौर पर ममता बनर्जी। तो यहां पर सियासी समीकरण लगातार बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। जहां पहले बीजेपी पीछे चल रही थी, तो वहीं अब आपको बता चले बीजेपी से आगे चल रहे हैं। आसनसोल से जहां बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, आसनसोल नंदीग्राम दोनों हॉट सीट, दोनों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। खुशी की बात आर के मिश्रा जी आपके लिए तो होगी ही, लेकिन आपके पास आऊंगी इससे पहले मनोज तिवारी जी बात पूरी करिए। देखिए मैं ये बोल रहा था पल्लवी जी की जू पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, माफ करिएगा फिर से आपको टोक रही हूं मनोज तिवारी जी, बड़ी खबर है 17,212 वोट से विदेश बोस जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक रुझान आ रहे थे, उलबेरिया पूर्व में टीएमसी ने जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 17,212 वोट से विदेश बोस जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है पश्चिम बंगाल के उलबेरिया से। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। राजकीय रणक्षेत्र में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, तो आपको बताते चले लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं वो टीएमसी को एक के बाद एक बधाई देती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने बधाई दी, प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने बधाई दी और ये कहा कि अब समझ में आ गया कि दीदी कौन थी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। हालांकि अभी आपको बताते चले ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, काउंटिंग अभी हो रही है लगातार, जो लेकिन रुझान में परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं। 202 सीटें यहां पर टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसको देखते हुए आपको बताते चले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सीधे तौर पर जीत घोषित कर दी है। खुद की कार्यकर्ता आपको बताते चले जश्न मनाने में बिजी हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी अब इस पूरे माहौल में सक्रिय हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। बधाई देते हुए इसी के साथ जब उन्होंने बधाई दी तो दूसरी तरफ आपको बताते चले सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी बधाई दी और बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं कि दीदी समझ में आ चुका कि कौन जीता था। माफ करिएगा मनोज तिवारी जी आपको टोका था, अब आप बात पूरी करिए। देखिए मैंने पल्लवी जी ये कहा कि आज इस देश को कोरोना संक्रमण काल में देश के नेतृत्वकर्ता से ये उम्मीद थी कि इस संक्रमण के तीव्रता को देखते हुए उनका ध्यान इस कोविड संक्रमण से जनता को बचाना था, लेकिन इस संक्रमण के रहने के बावजूद भी, तीव्रता को देखने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जाता है और अपने दल के लोगों के लिए प्रचार करता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, जनता ने इस परिस्थिति को समझते हुए आईना दिखाया और देश के प्रधानमंत्री को अपनी पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी ताकत से कह रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, राजनीति में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस देश के प्रधानमंत्री को
अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आर के मिश्रा जी। पल्लवी जी, मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे जो कि प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां पर उन्होंने प्रचार किया या क्या किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री देश के तो हैं ही, साथ ही एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। ये भी समझने की जरूरत है। और संवैधानिक एक तरीके से अगर एक कार्यकर्ता वहां जाकर के प्रचार करता है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है जो कि प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता नहीं हो सकते, और कार्यकर्ता के लिए जो है सो वहां पर प्रचार करना गलत है, ये कहीं संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। जहां तक बात है कोरोना काल की, आप ये कह रहे हैं जो कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस न हो, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है चुनाव कराना। चुनाव के अंदर में अगर आपने देखा होगा तो 8 स्टेट ऐसे हैं कोरोना संक्रमित के। जब कोरोना की अगर बातें अब चली है तो मैं जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने बहुत सारे डिबेट इस परिप्रेक्ष्य में किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 8 स्टेट बिल्कुल आर के मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, माफ करेगा टोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार ने बधाई दी है ममता बनर्जी को। विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं और केंद्र पर निशाना लगातार साध रही है। एक तरफ निशाना साध रही है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने की जो अपील ममता बनर्जी ने की थी उसे कहीं ना कहीं सार्थक करने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही। विपक्षी पार्टियां लगातार सक्रिय होकर आपको बताते चले ममता बनर्जी को बधाई दे रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बधाई दी थी और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपको बताते चले ममता बनर्जी को बधाई दी जीत की और कहा कि बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया पश्चिम बंगाल में। और अब इस सब के बाद आपको बताते चले महाराष्ट्र का जिन्हें चाणक्य कहा जाता है शरद पवार, उन्होंने भी बधाई दे दी है ममता बनर्जी को। ट्वीट करके आपको बताते चले शरद पवार ने बधाई दी और दूसरी तरफ केंद्र पर तंज। बार बार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं आर के मिश्रा जी, तो दर्शकों को अपडेट करना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ आप मुझे ये भी जरा सा जवाब दीजिएगा, विपक्षी पार्टी एक तरफ तो पार्टी टीएमसी को बधाई दे रही है, दूसरी तरफ तंज कस रही है, कैसा लग रहा है इसके बारे में जवाब दीजिए, अपनी बात भी पूरी करिए। भाजपा इतना मजबूत ऐसे नहीं हुआ। कहते हैं ना एक सोना तभी तप करके एक सॉलिड चीज बनता है, एक ठोस बनता है जब उसको आग में पकाया जाता है। और ये आपने देखा है जो कि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो आपको एक तरफ रख लीजिए और भाजपा एक तरफ रख लीजिए, मतलब सबको टारगेट करना है तो भाजपा को ही टारगेट करना है। अरे आप 70 साल से आप इस देश में रहे हैं, आपने शासन किया है, अरे कुछ तो आपकी जिम्मेदारी रही होगी, आपने कुछ तो किया होगा यहाँ के लिए। लेकिन 70 पार्टियों को 70 साल जिसने यहाँ पे शासन किया उसको अपनी ही पार्टी के ऊपर में विश्वास नहीं है और पूरा भारत एक गठबंधन बना करके, जिसको महागठबंधन कहते हैं, उस महागठबंधन को लेकर के उसके नेतृत्व को लेकर के चल रहे हैं। और एक पार्टी केवल भाजपा एक साइड है और ये पूरा महागठबंधन एक साइड है। अगर उसमें भाजपा विजय प्राप्त करती है तो निश्चित तौर पर आप इसको कह सकते हैं जो कि आग में तप कर निकलने वाली पार्टी है ये। जहां पे 2001 में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, 0 हमारा सीट था, 2006 में 0 सीट था, 2011 में 0 सीट था, 3 सीट हमने 2016 में लाया, आज 2021 है, हम 80+ पर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। असम का ले लें, 15 साल आप रहे वहां पे, लेकिन उसके बाद फिर भाजपा सत्ता में आई और उसको कंटिन्यू अगर वहां की जनता कर रही है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस चीज को देखना पड़ेगा, इस चीज को आत्मसात करने की जरूरत है, इस चीज को महामंथन करने की जरूरत है। महागठबंधन तो छोड़िए, महामंथन करने की जरूरत है। महामंथन करने की जरूरत है। मनोज तिवारी। मिश्रा जी, 70 वर्षों का इतिहास बताता है कि कांग्रेस के शासन काल में तकनीकी विकास की देन है। या आप पल्लवी जी के साथ एक स्काइप पे बैठ करके हमारे साथ और हम एक साथ वार्ता कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। अब आते हैं मुद्दे पे। आपने कहा विकास, मैं बार बार पूछ तो रहा हूँ कि जिन राज्यों में चुनाव के परिणाम आए हैं, कृपया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते राज्यवार बताइए ना। असम में किसी एक कारखाने का नाम बताइए जो बेनीवाल साहब के नेतृत्व में खुला हो, सोनेवाल साहब के नेतृत्व में बना हो, जरा बता तो दीजिए।
आप बताइए ना। दूसरी बात, मनोज जी आर के मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं, आप जो पूछ रहे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए। बिल्कुल मनोज तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में आर के मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। सरकार में आप आरोप रहता है बीजेपी के ऊपर कि सब कुछ आप कहते हैं 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने, 70 सालों में क्या किया। अब मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि फोन से बात कर रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस की देन है। आर के मिश्रा जवाब दिलवाया क्या आपने? मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूं। मनोज तिवारी जी जवाब ले लेते हैं ना। मनोज तिवारी जी आपका इतिहास बताता है। मनोज तिवारी जी जवाब देना चाहते हैं आर के मिश्रा जी। राजनीति नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है कांग्रेस ही एक ऐसा दल है, एक मिनट देश की जनता ने एक एक करके मनोज तिवारी जी देखिए, वर्षों तक अब सारा समय एक ही को नहीं दिया जाता ना। मनोज तिवारी सत्ता में नहीं है, अब आपको इस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं कि अब 6 वर्ष से हम सत्ता में हैं तो जाएंगे नहीं। 6 वर्ष में ही आपकी स्थिति बिगड़ने लगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, धीरे धीरे राज्यवार आप ही मुक्त होते जा रहे हैं। अच्छा मनोज तिवारी जी ठीक है, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है आज, 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, इतिहास बदल रहा है और इतिहास बन भी रहा है। एक एक करके बात पूरी करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, काहे की इतनी टेंशन। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में मैं टीएमसी सरकार में है, जवाब किससे मांगा जाता है? तो भाजपा से मांगा जाता है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता अगर किसी भी चैनल पर बैठे हो, किससे जवाब मांगा जाता है? भाजपा से। पता नहीं आप क्या जवाब मांगा जाता है। केंद्र में शासन में रहते हुए। ठीक है एक एक करके देखिए मनोज तिवारी जी, पता है वो आपको सुन रहे थे, उन्होंने टोका टिप्पणी नहीं की बीच में। एक एक करके प्लीज। कारखाने का निर्माण हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के अपनी बारी में मनोज तिवारी जी, अपनी बारी में प्लीज। आपने जवाब मांगा है, जवाब मिल रहा है। सिर्फ हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, हिंदुओं को किसी धार्मिक अच्छा ठीक है मनोज तिवारी, सम्माननीय व्यक्ति की तरह प्लीज एक एक करके जवाब दीजिए। यहाँ पर कोई हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मल बहस प्लीज। हो गई, हमारा हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं हुआ, 6 वर्षों में आपका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। ठीक है मनोज तिवारी, ठीक है आप जवाब मांग रहे हैं मनोज तिवारी जी, तो जवाब जब वो दे रहे हैं तो 1 मिनट ले लीजिए प्लीज। क्योंकि आज सुनिए मनोज तिवारी, देखिए सुबह से आप भी डिबेट्स में बैठे होंगे, सुबह से मैं भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रही हूँ, पल पल की अपडेट दे रही हूँ, तो जानकारी पहुंचती रहे। आप देखिए चिल्लाने उल्लाने का जो मूड है वो आज मेरा भी नहीं है, आराम से चर्चा करते हैं ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम आर के मिश्रा जी अपनी अपनी बारी में बोले ज्यादा बेहतर रहेगा। बात पूरी करिए आर के मिश्रा जी। मनोज जी से मैं आग्रह करूंगा, जैसे मैंने उनकी बातें सुनी है उसी तरह से वो हमारी भी बातें सुने, क्योंकि वो भी सुबह 7 बजे से चैनल पे हैं। हमने 2-3 चैनल पर भी उनके साथ अभी मैं पैनल में था मैं, और मैं भी सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूं। तो निश्चित तौर पर एक हम विश्लेषण करें वो बेहतर है बजाय लड़ने के। बिल्कुल मुझे ये मेरा ये कहने का मतलब है, अगर टीएमसी सरकार में है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की हर एक चीज आप केंद्र के ऊपर में नहीं डाल सकते आप? हाँ। क्योंकि स्टेट की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे टीएमसी शासित हो, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल राज्य की जिम्मेदारी है। आर के मिश्रा जी माफ करिएगा आपको रोक रही हूं, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही हैं और दर्शकों को देना बेहद जरूरी है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी फिर से पीछे हो चुकी हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर को छोड़ के नंदीग्राम गई थी चुनाव लड़ने के लिए, शुभेंदु अधिकारी के सामने आपको पता चले चुनाव लड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी अभी आगे चल रहे हैं, अभी अभी की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नंदीग्राम से इस वक्त शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो जो अभी तक आगे चल रहे थे अब वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में उतरे थे बीजेपी के टिकट से और अभी आसनसोल से उतरे थे, अभी अभी की जानकारी को वो पीछे चल रहे हैं। मनोज तिवारी शिवपुर से आपको बताते चले टीएमसी के उम्मीदवार थे, वो जीत चुके हैं। शिवपुर से मनोज तिवारी हैं, आपको बताते चले वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वो जीत चुके हैं। अब देखिए एक मनोज तिवारी जी हमारे साथ चर्चा भी कर रहे हैं और एक जीत चुके हैं। आर के मिश्रा जी बात पूरी करिए। जी मेरा देखिए इस पैनल में अगर टीएमसी के अगर कोई प्रवक्ता होते तो बेहतर होता और विश्लेषण बहुत बेहतर होता है इस चीज के लिए। बिल्कुल तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है, हर एक चीज में आप केंद्र सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो हमने ये क्या किया, आपने क्या किया, नहीं, क्योंकि राज्य की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अगर मान लीजिए टीएमसी वहां पे सरकार में है तो वहां पर टीएमसी से सवाल होना चाहिए था, लेकिन खुश क्यों हो रहे हैं? तो टीएमसी जीत गई उसके लिए नहीं खुश हो रहे हैं, बल्कि बीजेपी हार गई इसके लिए खुश होते हैं। 15 साल में, ये हमसे 5 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 15 साल का। ये असम का जवाब दे दें जो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में इन्होंने क्या किया,
असम में बाढ़ की वही स्थिति है, घुसपैठिए की वही स्थिति है। चाय बागान के मजदूरों को आज हमें ये पूछ रहे हैं 5 साल में क्या किया, 15 साल में इन्होंने क्या किया, ये जवाब दे दें तो मैं अपने आप 5 साल का जवाब दे दूंगा। देखिए, सवाल पूछना एक बहुत आसान होता है, लेकिन जवाब तर्क के साथ और तथ्य के साथ देना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जो हमने तो वेस्ट बंगाल में अभी गए भी नहीं, हमने तो सत्ता वहां पर संभाला ही नहीं कभी, लेकिन आप वहां पर 20 साल 25 साल वहां पर शासन कर चुके हैं। फिर आपके शासन का अंत कैसे हुआ? आपके शासन का अंत जो लेफ्ट ने किया, क्योंकि आपका जो वहां पर भ्रष्टाचार का जो हिसाब किताब था वो वहीं से परंपरा चालू हुआ था आपके शासनकाल में। औद्योगिक पतन जो हुआ वो आप ही के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था जी। नक्सलवाद वहां पर जो स्टार्ट हुआ था वो आप ही के शासनकाल में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि असम की जो स्थिति है वो बीजेपी जिस तरीके से जीत रही है, तो क्या सीए को लेकर के जीत रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी सीए एनआरसी के मुद्दों को भुनाने में असम में कहीं ना कहीं कामयाब लास्ट ईयर भी दिखी थी और इस बार भी कहीं ना कहीं वो दिखती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा था असम में सीए एनआरसी तो है ही है और सीए भी लागू करके रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सीए लागू नहीं होने देंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है, जहां 5 राज्यों का भविष्य आज तय हो जाना है। तो उसी के साथ साथ आपको बताते चले, पहली बार ऐसा हुआ कि सीधे तौर पर सक्रिय हुई राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव में और योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रहा है न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई यूपी पंचायत चुनाव की आपको बताते चले, काउंटिंग अभी भी जारी है, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग ने भी कहा था कि चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर गुजरात में जिस तरीके से चुनाव या फिर पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं कहीं भी विजय जुलूस ना निकाला जाए, सभी कोरोना के नियमों का पालन करें जो निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो आपको बताते चले, लगातार यहां पर सियासी समीकरण जहां बदलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए। और अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के सियासी रण से, महबूबा मुफ्ती ने ममता बनर्जी को बधाई दे डाली है। ममता बनर्जी को बधाई देते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि बधाई हो, बहुमत के साथ आपने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महबूबा मुफ्ती ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है जीत दर्ज करने को लेकर के। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। पश्चिम बंगाल में 206 मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है टीएमसी को। बीजेपी 83 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट, जो कभी आपको बताते चले टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वो मात्र 1 सीटों पर सिमटा हुआ है। अन्य को 2 सीटें मिली हुई। इन अन्य में आपको बताते चले कांग्रेस भी शामिल है, जो एक भी रैलियां करने के लिए हालांकि सीधे तरीके से पहले से सक्रिय नहीं हुए थे। और अब जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 126 सीटों पर चुनाव लड़ा गया असम में। और आपको बताते चले 126 सीटों का भी समीकरण पूरी तरीके से सामने आ चुका है। कांग्रेस एग्जिट पोल की बात करें, कांग्रेस को 47 से 50 के बीच में वोट मिलता हुआ नजर आया था कि वोट में इतने जो है विधायक जीत सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, 70 से 80 के बीच में यह दिखाया गया था कि बीजेपी को सीट्स मिल सकती हैं और 78 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आरके मिश्रा जी, बीजेपी के लिए भी सोचनीय विषय, क्योंकि लास्ट चुनावों को याद करें तो 83 के आसपास सीटें आई थी आप लोगों की। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, देखिए, हर एक चुनाव एक परिष्कृत चुनाव होता है हर एक चीज में, जो कि आपने जो कार्य किए हैं उसका एक परिष्करण होता है। मतलब उसको कहते हैं जो कि वो थोड़ा सा उसको क्या वर्ड कहेंगे, तो उस तरह का होता है जो कि आपने क्या क्या काम किए, उसमें कहाँ पे कोई सा काम रह गया, उसमें और कोई एडिशन करना है क्या नहीं करना है, उसको देखना होता है। निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए हमारे पास शायद 86 सीट आई थी पिछले बार, मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। 83 तो निश्चित है 1 या 2 सीट का ऐसा है कि लोकतंत्र में जो खूबसूरती है, अगर आपने काम किया है बिल्कुल है जनता आपको चुनेगी। मैं ये नहीं, मनोज जी से भी इत्तेफाक रखता हूँ, मैं अपना भी इत्तेफाक रखता हूँ और हर एक चीज का इत्तेफाक रखता हूँ। जो अगर कोई काम करेगा निश्चित तौर पर वो आएगा, जनता उसको चुनेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो।
लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और बिल्कुल गुमराह करके जनता को रखेंगे, अगर मान लीजिए आज हम सत्ता केंद्र में हैं, चाहे हम किसी राज्य में अगर आज मान लीजिए 18 स्टेट में 32 स्टेट में से कम से कम 18 या 19 स्टेट में हमारा भाजपा शासित प्रदेश है, हमारा 60% अभी भी है। तो क्या इस 6 सालों में जिस तरह से आप लोगों ने एक तरफा हमारे ऊपर हमला किया, जिस तरह से माहौल बनाया, एक महागठबंधन जिसको महामंथन करना चाहिए था, उसने महागठबंधन बना करके जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक किया गया, फिर भी हमारा 60% अगर भारत में देखा जाए तो अभी हमारा भाजपा शासित प्रदेश है। आखिर जनता ने कहीं ना कहीं तो स्वीकार किया है इस चीज को। तो गुमराह करने की जो राजनीति है वो अब बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो 135-136 करोड़ जनता है वो बिल्कुल समझदार। आप कांग्रेस की बात अगर कर लें तो केरल में जाकर के कहते हैं अमेठी की जनता मनोज तिवारी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनोज तिवारी जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले संजय राउत ने भी ममता बनर्जी को बधाई दे डाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बंगाल की शेरनी को जीत की बधाई ये कहा है संजय राउत ने। तो आपको बताते चलें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को जीत की बधाई मिलनी, अब उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने भी बधाई दे डाली है ममता बनर्जी को। ममता मई जनता को पूरी तरीके से बधाई, ये लिखा है तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके। ममता बनर्जी को तेजस्वी यादव ने बधाई दी, शरद पवार ने बधाई दी। आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने आपको बताते चले ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा है कि ममता मई जनता को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनोज तिवारी से आपसे जवाब ले रहे थे, आर के मिश्रा जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि देखिए जनता ने हमें कहीं ना कहीं तो स्वीकार किया ही है और नकार दिया कांग्रेस को एक तरीके से सभी राज्यों से, और ये मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से राजनीतिक दल के रूप में अगर वहां की स्थानीय जनता ने हमें अंक गणित के आधार पर मत नहीं दिया है तो हम अपनी हार को और अपनी कमजोरियों पर आत्ममंथन करेंगे। ये जीवंतता है राजनीति में, ये होनी भी चाहिए। अब मैं मिश्रा जी की बात पे आता हूँ। आप सत्ता में हैं, आपने बोला कि सवाल राज्य सरकारों से होना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि आप पूरे देश में अभी आप गिनती गिनवा रहे थे कि पूरे देश के 60% राज्यों पर आपका कब्जा है। महोदय केंद्र में आप हैं और आप केंद्र में रहते हुए राज्य के स्थानीय चुनाव में आपकी शिरकत हो रही है, तो जनता अवश्य पूछेगी कि महोदय केंद्र में ताकतवर होने के बाद, ताकत रखने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की बदहाल जनता के लिए आपने क्या किया? तो ये तो पूछना फर्ज बनता है। अब रही बात की ममता बनर्जी दोबारा चुनाव जीत के आ रही है, तो आप बधाई दे दीजिए ना। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि ममता बनर्जी के किए हुए कार्यों पर जनता ने मोहर लगा दी है और आपकी लफाजी से जनता उब गई है। उनको पता है कि आप लफाज हैं, आप लफाजी बोलते हैं। आप लोगों का आपका विकास जो है जन्म लेते ही मर गया, आपका विकास आगे आएगा नहीं। तो अगर इस तरीके के सवाल हैं तो इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में आप कटघरे में खड़ा होंगे। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी का कहना है कि ठीक है, हमने माना हमारी हार हुई, हम खुश होते हैं कि बीजेपी जीत हार गई है, हमारी भी हार हुई, लेकिन हम मानते हैं ये कि टीएमसी की जीत हुई है। बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि टीएमसी की जीत हो चुकी है? बधाई दीजिए। ये लंबी लंबी बात करने वाले लोगों को मत देंगे क्या? जवाब दे रहा हूँ। तो आपकी स्थिति स्थिति में है और ठीक है, आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। आर के मिश्रा जी जवाब लो, इससे पहले बड़ी खबर पहुंचा देती हूं दर्शकों तक। बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी की जीत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बीजेपी के तन्मय घोष ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे तन्मय घोष विष्णुपुर से, और आपको बताते चले बड़ी संख्या में बड़ी वोटों के साथ इन्होंने जीत दर्ज की है विष्णुपुर से। तन्मय घोष बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में उतरे थे बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, आपको बताते चले, और वो वहां पर जीत भी दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, तन्मय घोष ने बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 83 सीटें अभी मिलते हुए बीजेपी को यहां पर नजर आ रही हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त की जो अपडेट थी वो ये कि तन्मय घोष ने जीत दर्ज की। आरोपों का जवाब जो मनोज तिवारी ने लगाया, आर के मिश्रा जी दीजिए जवाब।
निश्चित बात है पल्लवी जी, मैं बिल्कुल मनोज जी के बात को सहमत हूँ। होता क्या है ना, किसी भी राज्य की अगर विकास अगर हो तो वो अपने आप विकास नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो कि केंद्र के साथ राज्यों की समन्वय होनी चाहिए। केंद्र के साथ अगर समन्वय अगर नहीं है तो राज्य का विकास नहीं हो सकता। आज आप कहेंगे जो कि केंद्र ने क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए, तो जो समन्वय था राज्य का और केंद्र के साथ, वो राज्य समन्वय बिठाने में बिल्कुल विफल रही। वो उस चीज को अगर मान लीजिए किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे आयुष्मान योजना की बात है, उसको लागू नहीं होने दिया। अगर आप केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे तो आप कहां से जाकर के राज्य का विकास आप हमसे पूछेंगे आप इस चीज को? ये चीज सवाल वो टीएमसी के व्यक्ति से पूछना चाहिए था, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था। देखिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो मनोज तिवारी भी साथ दे रहे हैं ना टीएमसी का, तो उनका सवाल पूछना भी आर.के. मिश्रा जी जायज है ना। अभी उन्होंने भी तो बधाई दी है, उन्होंने कहा कि हम तो बधाई दे रहे हैं, आप भी बधाई दे दीजिए। मनोज तिवारी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है सीए को लेकर के, जिसकी मांग अभी कर रही है असम की जनता। मैं राजवंशी समुदाय की बात करूं तो सबसे ज्यादा मांग असम में राजवंशी समुदाय कर रहा है सीए को लेकर के, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं वो हड़पने की कोशिश करें। आप मुझे ये जवाब दीजिए, सीए को लेकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार आते ही जिस तरीके से सीए लाने की बात बीजेपी ने कर दी है, हम उसे रद्द कर देंगे, इसका खामियाजा क्या मिला है क्या असम में? देखिए, मैं अभी पहले एक बात का जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। आपने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है और 15 वर्षों से बिहार में समन्वय के साथ सरकार है। मैं मिश्रा जी की बात का जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है और केंद्र में भी आप ही की सरकार है। कृपया मुझे बताइए, विकास बिहार में क्यों नहीं पैदा हुआ और विकास उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पैदा हुआ? आप मुझे बता दीजिए। मैं बारंबार कह रहा हूं कि देश के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, नौजवानों को। आज बिहार में बरौनी सिंदरी कारखाना जो है, बरौनी के सोधा कारखाना, ये अंतिम निर्माण था। इसके बाद कोई निर्माण किया क्या है आपने? क्या सरकार तो आपकी है। ठीक है, तो बेहतर समन्वय के साथ स्वयं की सरकार के बावजूद भी अगर आप कोई कारखाना नहीं लगा पा रहे हैं, रोजगार नहीं, असम के बारे में जल्दी से मेरे सवाल का मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब आर.के. मिश्रा से लूंगी जाकर के। आपको तो सत्ता में आना है। मनोज तिवारी जी, असम की बात अगर ये बात है तो 15 साल तक आप भी शासन में रहे थे। असम की बात जल्दी से जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। असम में 15 वर्षों के शासन काल में जितने भी विकास हुए, मैं अभी बताया 2006 में कांग्रेस की वापसी होती है और 2006 में ही असम चाय निगम लिमिटेड, जो मजदूरों की स्थिति बद से बदतर थी, कांग्रेस ने उसको पुनर्जीवित किया, जिसकी मांग बहुत पहले से थी। तो बीजेपी ने क्यों नहीं कर दिया? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। आर.के. मिश्रा जी, आरोपों का जवाब जल्दी से, आरोपों का जवाब जल्दी से। मात्र 10 सेकंड में मैं बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। बिल्कुल। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, अगर ईमानदारी से अगर मनोज जी बता दें जो 15 साल पहले का क्या हाल था और 15 साल बाद का क्या हाल है, अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्या ईमानदारी से ये चीज बता देंगे? एक करके प्लीज देखिए, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेने के लिए बोला जाए प्लीज। एक करके आर.के. मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। 15 वर्षों के पहले कांग्रेस के शासनकाल में, याद कर लीजिए नोटिस, कांग्रेस के शासनकाल में देश के सबसे बड़े 3 कारखाने हमारे जिले में कांग्रेस ने दिए हैं। हाँ ठीक है, मनोज तिवारी जी ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना। आर.के. मिश्रा जवाब दे जल्दी से। आर.के. मिश्रा जी किस चीज क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं 3 कारखाने कांग्रेस ने दिए थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया 6 साल से। जल्दी से जवाब दीजिए। असम के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ना? हाँ, असम के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। असम में बिहार के लिए एक मिनट मनोज तिवारी जी प्लीज, आपको पता है मेरे पास समय की कमी है, मुझे जल्दी से प्लीज, टोका टिप्पणी नहीं मनोज जी। असम के बारे में जानना चाहते हैं? एक मिनट क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी, वोट बैंक की राजनीति जो नहीं होना चाहिए, कारखाना जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने राजनीति करी। ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. मिश्रा। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे असम के सियासी समीकरण पर चर्चा करने के लिए। पल पल की अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 5 राज्यों का क्या है सियासी समीकरण, ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे।